हेलो स्टूडेंट, आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेकंड टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो हम लोग लेकर के देखते हैं सेकंड वीडियो कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एटम है उसमें हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मॉडल। ठीक, तो हम देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो थॉमसन का आया था। किसका आया था? थॉमसन का, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल, जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो एटम्स होता है वो लाइक वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन का मतलब ये, जैसे कोई आपका वाटरमेलन है उस टाइप का आपका क्या होता है, ये इसको कट कर दिया गया। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो वाइट पार्ट होता है, नहीं वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है, कैसा पार्ट? रेड पार्ट। वो रेड पार्ट आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने बोला कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो सीड जैसा होता है, यानी जो सीड्स होते हैं उनके टाइप में होता है। और ये निगेटिव पार्ट है। कैसा है? निगेटिव चार्ज। तो थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम्स लाइक अ वाटरमेलन इन विच पैटर्न इन वाटरमेलन रेड पार्ट आर स्प्रेड इन होल सेक्शंस ऑफ watermelon, like positive charge also spared in whole atom in atom, and electron and seed are embedded in watermelon, like electrons are also embedded in the atom in the positive part। इन्होंने क्या बोला कि जैसे वाटरमेलन के रेड पार्ट के अंदर सीड एम्बेडेड रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी एटम के पॉजिटिव स्फीयर में, यानी पॉजिटिव जो स्कैटर्ड रहता है पॉजिटिव चार्ज, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर क्या एम्बेडेड रहते हैं, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बोली? ये बात आपकी बोली थॉमसन ने। ठीक, और ओवरऑल इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है कैसा होता है? एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? एटम न्यूट्रल होता है। ये थॉमसन का ऑब्जर्वेशन था, जो थॉमसन ने ऐसा बोला था कि ये जो एटम्स हैं ये कैसे होते हैं, आपका एटम न्यूट्रल होता है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं था इस एटम का, लेकिन फर्स्ट कॉन्सेप्ट एटम के रिस्पेक्ट में यही आया। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सेकेंड मॉडल आया। सेकेंड मॉडल में क्या हुआ? सेकेंड मॉडल आया रदरफोर्ड का। कौन सा? रदरफोर्ड। फर्स्ट रदरफोर्ड मॉडल, या इसको हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, पहला न्यूक्लियर मॉडल किसका था? रदरफोर्ड का, और फर्स्ट एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिया। ठीक, ये याद रखना। इसमें रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग उसको समझ लेते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या। ठीक, देखिए
अल्फा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग रदरफोर्ड का देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने हैवी मेटल्स की थिन फॉयल लेकर के, मैंने क्या बोला, हैवी मेटल्स की थिन फॉयल, हैवी मेटल का मतलब गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ें, ठीक है। हैवी मेटल्स की थिन फॉयल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। क्या किया भाई, मैंने फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया, हैवी मेटल की थिन फॉयल, जैसे आप ये फॉयल होती है जिस पर आप लोग खाना वगैरह करते हैं, ये फॉयल बोली जाती है। तो वैसे जैसे सिल्वर का जो उस पर लगा होता है, फॉयल लगी होती, सिल्वर फॉयल लगी होती मिठाई वगैरह पर, वो चीज़ वही फॉयल बोलते हैं उसको। तो क्या होता है कि जो हैवी मेटल्स की पतली सी जो फॉयल होती है, बहुत ही थिन फॉयल पर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। तो मैंने सपोज़ करिए कि मैंने मान लिया कि मैंने एक वाइड स्ट्रक्चर ले लिया हुआ है फॉयल का, सिंगल एटम मैंने वहाँ से निकाल लिया, मतलब एक है ना। तो इस पर अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट हुआ तो वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए, उनको हम लोग सब देखते हैं क्या है, उसको समझते हैं कि वो उन्होंने किया क्या था। ये आपके भाई क्या है, यहाँ पर ये जो थे ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और हम आपको पता है कि He2+ को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, यानी जो अल्फा पार्टिकल होता है 2He4 होता है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। देखिए फिर उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ पर आपका ये दोनों सेकेंड और ये वाला थर्ड, ठीक है। 3 कंक्लूजन्स थे, इनके 3 कंक्लूजन्स क्या थे, इस पर हम लोग बात करते हैं। इन्होंने जब बम्बार्डमेंट किया तो देखा मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम से सीधे विदाउट डेविएशन सीधे पास हो जाते हैं, ठीक। एक तो ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि कोई डेविएशन नहीं हुआ अल्फा पार्टिकल में, एज इट इज़ सीधे क्या हो गए, एटम से क्रॉस हो गए, ठीक। सेकेंड और एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि कुछ एंगल से 90 से या कुछ एंगल से वो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, अल्फा पार्टिकल वहाँ से इसके वहाँ पर क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। मतलब सर्टेन एंगल से वहाँ पर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। और 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल्स अपने ही पाथ पर रिटर्न हो गया, अपने ही पाथ पर क्या हो गया भाई, रिटर्न हो गया। तो ये 3 कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने किए। फर्स्ट कंक्लूजन में इन्होंने क्या किया, क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, मोस्टली पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम आर
हालो, यानी ज़्यादातर जो पार्ट होता है एटम का वो क्या होता है, हालो होता है, खाली होता है। ठीक, पहला एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था उससे इन्होंने क्या कंक्लूज़न किया, उससे इन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी एट द सेंटर ऑफ एटम a small positive charge are concerned are present कह लीजिए, प्रेजेंट होता है। और थर्ड पॉइंट से क्या निकाला यहाँ पर कंक्लूजन कि जो एट द सेंटर ऑफ एटम a rigid hard and positive charge, rigid and hard and positive charge are present at center are called न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस। इन्होंने क्या थ्री कंक्लूजन्स निकाले, मोस्टली पार्ट एटम का हालो होता है, खाली होता है। फर्स्ट और सेकंड से क्या, सेकंड इस वाले सेकंड से क्या किया, सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और थर्ड से कंक्लूजन निकाला कि जो सेंटर होता है उसमें एक रिजिड और हार्ड पार्ट पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसकी वजह से, जिसे इन्होंने बाद में क्या कर दिया, क्या बोल दिया कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो थ्री कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताए। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, ये पॉइंट थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, और कुछ भी नहीं है। और ये जो आपका था, इसको क्या बोला, इसको बोल दिया कि क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियर मॉडल की। किसके न्यूक्लियर मॉडल की, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल देखिए, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, अब रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बोला जो था, उसको बेस मानकर रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या किया, एटम आर सर्कुलर, है ना, एटम आर सर्कुलर एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड पास बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या आप न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ टोटल मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द पॉजिटिव चार्ज, यानी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना, सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक, फिर उसके बाद बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वो क्या होते हैं, उसके द्वारा अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और वहाँ बाहर वो नहीं गिरते। ये बात बोली रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ये आपका एटम होता है, ये न्यूक्लियस है,
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व किया करते हैं, ठीक, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू एटम से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोला कि जो टोटल मास है वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। इसी वजह से इसको सर्कुलर पाथ में, इसीलिए इसको हम लोग सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक। जैसे अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम भी, सोलर मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने देख लिया कि ये रदरफोर्ड मॉडल है, लेकिन इनका जो डीमेरिट्स है, लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस ये थी कि इनसे भाई कोई मॉडल अगर लॉन्च किया जाता है तो उसको साइंटिफिक वेरिफिकेशन भी चाहिए। तो मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल फिजिक्स के थे, वो पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला इनसे कि ऐसा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है और अगर वो रोटेट करता है या वो मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब अपने अंदर जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है ना। तो इनसे ये बोला गया कि अगर कोई, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल हैं, पीछे भी देख चुके हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व करेगा तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। भाई रिवॉल्व करेगा तो यानी ये रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करेगा तो क्या होगा कि ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा। और अगर एनर्जी लॉस करेगा, यानी सपोज करिए मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट कर जाएगा, जिससे क्या होगा, देख लीजिए इन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अपने पाथ पर रोटेट करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और जब एनर्जी लॉस करेगा तो अपने पाथ को शॉर्टर करता जाएगा, और शॉर्टर करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये अपने वो एटम से जा कर के इम्पैक्ट कर जाएगा, और जैसे ही ये एटम से इम्पैक्ट करेगा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, तो उसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये इसकी डीमेरिट्स है। किसने बोला ये ऐसा, मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने, सॉरी बेल, WE है ना, मैक्सवेल ने ये ऐसा बात बोली। मैक्सवेल ने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा, और रेडिएशन करेगा तो अपने वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, तो क्या होगा, अपने ऑर्बिट को शॉर्टर करता जाएगा। अरे यार, आप लोग भी सोचते हो कि जितनी एनर्जी कम होती है, आप दौड़ रहे हो, फिर क्या करेगा, आप सोचो कि यार थोड़े से दौड़ें, वैसे हुआ है यहाँ पर भी है कि ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी उसके पास रहेगी नहीं, एटम से वो इम्पैक्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों, क्योंकि एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। एटम आर स्टेबल, यानी रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में क्या रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये कह लीजिए कि फ्लॉप हो गया, ठीक। यानी रदरफोर्ड मॉडल डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद फिर कौन सा मॉडल आया, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये रदरफोर्ड के मॉडल के बाद कौन सा मॉडल आया, देखिए रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बहुत से बीच में क्या हुए, बहुत सारे बीच में एक्सपेरिमेंट्स हुए। बहुत से बीच में एक्सपेरिमेंट होने के बाद वहाँ पर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता करी गई, स्पेक्ट्रम को पता किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पर बात हुई, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मॉडल आया वो कौन सा मॉडल था, बोहर
बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। बोहर के एटॉमिक मॉडल तो इसके बाद कौन सा मॉडल आया? बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर ने क्या किया कि एज इट इज़ रदरफोर्ड के मॉडल को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बोहर ने क्या किया कि रदरफोर्ड मॉडल को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, यानी एज इट इज़ बोहर ने इसके मॉडल को एक्सेप्ट किया, ठीक। यानी इन्होंने मान लिया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो आपका एटम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अराउंड सर्कुलर एटम के अराउंड रोटेट करते हैं। एटम के अराउंड क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। लेकिन एटम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड उन्हीं पोजीशंस पर रोटेट करते हैं, या क्या कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट एनर्जी के रीजन में रोटेट करते हैं। एक डेफिनेट एनर्जी के रीजन में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, जिसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर स्टैंडिंग ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट का मतलब सेल, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टैंडिंग ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/4π। क्या होता है? h/2π होता है, या कह लीजिए NH/2π होता है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन वहीं पर रिवॉल्व करता है जहाँ पर क्या होते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है, ठीक। बात समझ में आई? चलिए फिर से एक बार देखते हैं। बोहर ने क्या किया कि एज इट इज़ मॉडल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फिक्स एनर्जी लेवल से फिक्स लेवल एनर्जी के रीजन में ही रोटेट करते हैं, जिसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रोटेट करता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π होता है। यही इम्पॉर्टेंट है कि NH/2π की वजह से ही वो रोटेट करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स से वो बंधा रहता, नहीं, वो एक डेफिनेट एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट करता है और वो रोटेशन उसका एंगुलर मोमेंटम के थ्रू होता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लॉस नहीं करता और उसी ऑर्बिट में वो क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है। ये इस रदरफोर्ड ने के मॉडल को, बोहर के मॉडल ने क्या किया? उसका एक्सप्लेनेशन दिया। बात क्लियर है? और इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इनफाइनाइट्स एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स, यानी n की जो वैल्यू होती है, n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये कैसे होती है? इनफाइनाइट तक। बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपनी एनर्जी को तभी लॉस और गेन करते हैं, एनर्जी का लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन तभी करते हैं यानी जब वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करते हैं। जैसे सपोज करिए
इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होंगी। यहाँ पर कितनी ऑर्बिट्स होंगी? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होंगी। तो इन्होंने ये बोला कि जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही ऑर्बिट में रहेगा तो ना तो एनर्जी का लॉस करता है और ना ही वो गेन करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के थ्रू वो रोटेट करता है, इस वजह से वो एनर्जी का लॉस नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि जब वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है, यानी ये डेल्टा एच, अगर ये E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, इसकी E3 है, तो अगर वो एनर्जी को क्या करेगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन्हीं को ऑर्बिट कहते हैं। तो जब वो एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी का लॉस और गेन करता है। यानी जो एनर्जी होगी ये क्या होगी, E2 निगेटिव E1, ठीक है। या इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे HC या H न्यू, है ना, या इसको हम लोग HC अपॉन लेमडा भी पढ़ते हैं, HC अपॉन लेमडा, ये फार्मूला होता है, अभी हम बात करेंगे इसके बाद। तो डेल्टा एच का ये अपनी एनर्जी का लॉस और गेन करेगा, तो लॉस और गेन करेगा तो कितनी एनर्जी लॉस करेगा, इनका जो डिफरेंस होगा यानी डेल्टा जी, तभी वो अपनी एनर्जी का लॉस और गेन करेगा। जो ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस होता है इसी का लॉस और गेन करता है। यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को अगर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आउटर ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट से लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है, एनर्जी लॉस और गेन करता है। तो ये कहानी यहाँ पर बात हुई, और एनर्जी लॉस और गेन करने पर जो यहाँ पर ये लाइनें काज होती हैं, इसी को हम लोग वो इमिशन जो एनर्जी का लॉस और गेन करता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम्स को ही एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया। ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो हम अभी आगे बात करते हैं। तो लिमिटेशंस क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की, बोहर के मॉडल की जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी। लिमिटेशन में इन्होंने क्या बोला कि एक तो ये जो मॉडल है बोहर का एटॉमिक मॉडल, ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम जो थे उनका ही क्या कर सका, उनके ही स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन कर सका। यानी कौन कौन से, जैसे हीलियम पॉजिटिव है ना, लिथियम +2, ठीक है। तो ये जैसे एटम जो थे जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को एक्सप्लेन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सका। दूसरी चीज़ एक जीमॉन्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। इट डू नॉट एक्सप्लेन जीमॉन्स इफेक्ट, डू नॉट एक्सप्लेन जीमॉन्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। किसको नहीं कर सका, ये किसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका, जीमॉन्स इफेक्ट। तो ये किसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। कौन, बोर का एटॉमिक मॉडल। देखिए जीमॉन्स इफेक्ट क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर ये जो कोई अगर रेज इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाती है तो वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इससे कोई वेव को गुजारते हैं तो अपनी वो फाइन लाइनर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके। स्टार्क इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देखिए क्या था कि ये देखिए ये आपका स्टार्क इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट, और ये जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट में क्या हुआ, जीमान ने बोला कि अगर हम किसी भी अगर रेस को हम लोग कहाँ पर पास कराते हैं, अगर हम लोग किसी स्पेक्ट्रम को पास कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन में डिसोसिएट हो जाता है। इसको हम लोग जीमान्स इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में। स्टार्क इफेक्ट कब होता है कि अगर हम स्पेक्ट्रम को कहाँ से पास कराते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तब वो फाइन लाइनें देता है। इसका एक्सप्लेनेशन बोर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं कर सका।
ठीक है। तो ये थे बोर्स के एटॉमिक मॉडल के रिस्पेक्ट में, यानी जितने मॉडल थे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके आगे इसकी जो कुछ थेरी अदर्स थेरीज हैं बोहर मॉडल की, कुछ जो एप्लीकेशंस हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।